रेशनिंग तो करनी पड़ती है। जी। अगर आपने लाइफ को ठीक तरह से जीना है तो आपको टाइम को अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। जी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। यस। इफ़ माई प्रायोरिटी इज़ माई पार्टी, माई प्रायोरिटी इज़ ऑल्सो माई प्रोफेशन। मैं पार्टी में अपनी एक्टिविटी की वजह से अपने प्रोफेशन को पीछे नहीं करता हूँ। प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो हैं उसको निभाना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए नहीं कि आई एम अर्निंग आउट ऑफ इट, इसलिए भी कि कई लोगों का, अब मेरे पास हज़ारों के हिसाब से केस हैं, उन हज़ारों लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर। जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा नाम सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी से मुलाकात करने का आज मौका मिला CEN न्यूज़ की पूरी टीम को। तो हमने ये मौका हाथ से गंवाना ज़रूरी नहीं समझा। हमें पता है कि इनके पास बहुत कम टाइम मिलता है, इनसे अगर हमें मुलाकात करनी होती है। तो हम आपका सुनील सर पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं अपनी टीम पे, CEN न्यूज़ के चैनल के माध्यम से। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछे जाएंगे। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने कब ये प्रोफेशन ज्वाइन किया? See, firstly, I'll say that it is an honor to be on a live show with you. प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई जॉइंड कॉलेज, तो उस टाइम पे ही मन तो यही था, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो भी एडवोकेट थे। जी जी जी। तो व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज आई स्टार्टेड गोइंग टू द ऑफिस। लॉ ज्वाइन करने से पहले ही मैं उनके ऑफिस में जो है वो काम करता था। तो उससे पहले भी मन यही था कि वकालत ही करनी है, इसलिए आई नेवर एवर अप्लाइड फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्स, इसके अलावा कभी सोचा नहीं। और फाइनली 1989 में लॉ कंप्लीट हुई, उसके बाद एज एडवोकेट ज्वाइन किया। तब तक मेरे पिताजी जो हैं वो जज बन चुके थे हाई कोर्ट के। तो आई स्टार्टेड विद चैम्बर्स ऑफ डिफरेंट सीनियर एडवोकेट्स। वेदराज वज़ीर साहब थे, उनको ज्वाइन किया। MS मलिक साहब को ज्वाइन किया थोड़े पीरियड के लिए। चंद्रशेखर गुप्ता जी जो पिताजी के साथ काम करते थे, उनके साथ काफ़ी काम किया, काफ़ी सीखा उनसे। बट अल्टीमेटली DP गुप्ता साहब की चैम्बर को ज्वाइन किया फॉर अबाउट 1 ईयर। 1 साल के बाद जो है फिर देन हमने अपना चैम्बर जो है, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, राकेश शर्मा इज़ मोर लाइक ए ब्रदर। राकेश शर्मा जी हैं, सबोध जी हैं, हरीश गुप्ता साहब थे, वो ही इज़ नाउ इन IPS। हम 4 लोगों ने मिलके जो है वो ऑफिस की शुरुआत की। जी जी। सुनील सर, जानना चाहेंगे, पूरा जम्मू कश्मीर निगाहें फैला कर बैठा हुआ है कि आप कब एडवाइज़र बनने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है। देखिए, पार्टी जो है वो आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को देख के जो है वो आपको कोई दायित्व देती है, तो वो पार्टी की मर्जी है। मैं किसी दायित्व लेने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ बनना है। अगर इफ़ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एज ए मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। या भारतीय जनता पार्टी ने जो पोजीशंस मुझे दी हैं, मुझे लगता है कि वो मेरी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं। आई हैव बीन गिवन बाय द पार्टी मच मोर देन व्हाट आई डिजर्व। देखिए, आज के दिन में आई एम चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी आल्सो, आई एम द चेयरमैन ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी, जम्मू ज़िले का प्रभारी भी हूँ, मीडिया को भी देखता हूँ। इस तरह के और भी दायित्व जो हैं, वो कोर कमेटी का मेंबर हूँ, सबसे बड़ी बॉडी होती है भारतीय जनता पार्टी में। अगर स्टेट की बात करें, यूनियन टेरिटरी की फॉर्मेशन की बात करें, तो ये सब कुछ जो पार्टी ने दिया है, शायद मैंने कभी डिमांड तो नहीं की पार्टी से किसी चीज़ के लिए भी, ना ही कभी करूँगा, लेकिन बगैर कहे हुए भी पार्टी ने उससे ज़्यादा मेरे को दिया है जितना मुझे लगता है मैं डिजर्व करता हूँ। एंड आई हैव बीन गिवन ए अपॉर्चुनिटी बाय द पार्टी टू सर्व फॉर द पीपल, टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। सुनील सर, जानना चाहूँगी, इतने बड़े बड़े दायित्व पार्टी ने आपको सौंप दिए हैं और आप बखूबी निभा रहे हैं, और जम्मू की जनता आपसे इतनी खुश है, वो चाहती है कि आप एडवाइज़र बने, और हमारा भी गुड विशेस रहेगी आप जल्दी एडवाइज़र बने और हमारे जो ख्वाब हैं वो जल्दी पूरे हो जाए। जानना चाहेंगे, यहाँ पे आपको इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वहीं आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आप कब टाइम निकाल पाते हैं उनके लिए? देखिए, टाइम की रेशनिंग तो करनी पड़ती है। अगर आपने लाइफ को ठीक तरह से जीना है तो आपको टाइम को अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है।
इफ़ माई प्रायोरिटी इज़ माई पार्टी, माई प्रायोरिटी इज़ आल्सो माई प्रोफेशन। मैं पार्टी में अपनी एक्टिविटी की वजह से अपने प्रोफेशन को पीछे नहीं करता हूँ। प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो हैं उसको निभाना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए नहीं कि आई एम अर्निंग आउट ऑफ इट, इसलिए भी कि कई लोगों का, अब मेरे पास हज़ारों के हिसाब से केस हैं, उन हज़ारों लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं उनकी साइड से केस प्लीड करूंगा एंड आई विल गेट द जस्टिस फॉर देम। आई कांट डिनाई देम दैट राइट एंड दैट कॉन्फिडेंस दे हैव इन मी। फैमिली का दायित्व भी होता है। हम तो जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं और आज भी हमारा कंसेप्ट जो है वही है। मेरे पिताजी के बड़े भाई वॉज ए ग्रेट मैन, कृष्णदेव सेठी जी। अब उनकी फैमिली जो है इट इज़ आल्सो माई फैमिली। मेरे चाचा जी हैं, ही इज़ आल्सो नो मोर, बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट माई फादर इज़ नॉट देयर, माई ताया जी इज़ नॉट देयर, माई चाचा जी इज़ नॉट देयर, बट देयर फैमिलीज आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सच ए वे कि आपको शायद जम्मू कश्मीर में वैसी मिसाल कम से मिलेगी। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मेरी अगर आप कहें तो संडे की, जैसे मैं गिवन एग्जांपल संडे की मेरी रूटीन है। एवरी संडे जब मेरे चाचा जी जिंदा थे तो आई यूज्ड टू टेक ब्रेकफास्ट विद हिम एंड लंच विद माय ताया जी। इवन इफ दे आर नो मोर देयर, बट रूटीन तो वही है। हम सभी भाई बहन जो हैं, भाई बहन जिनको आप कज़न कहते हैं, हमारे में कभी फ़र्क नहीं आया। वी ऑल मीट एंड विल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट टुगेदर, लंच टुगेदर, डिस्कसिंग ऑल द इश्यूज। एंड मेरे को लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ ही शायद ये है कि हम सब भाई बहन जो हैं वो इकट्ठे हैं। एक और एवरीबॉडी हैज़ एक्सेल्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। अगर मेरा छोटा भाई जो है वो गवर्नमेंट में है, छोटी सिस्टर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में, दोनों सीनियर पोजीशंस के ऊपर हैं। जो मेरे से छोटे हैं, ही इज़ आल्सो एन एडवोकेट, एक्सेप्शनल क्वालिटीज। सिस्टर इज़ ए डॉक्टर, अनदर ब्रदर इज़ ए डॉक्टर। सो वी ऑल पूल टुगेदर आवर रिसोर्सेज और जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से जो है लोगों को भी कहना है कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है। बहुत बड़ी बात है। जब तक आप जुड़े रहोगे फैमिली के साथ तब तक आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। जिस दिन अकेले पड़ गए और किसी को अगर ये लगता है कि वो अकेले सब कुछ संभाल सकता है तो वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपके अपनों का साथ आपके साथ हो तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो पूल टुगेदर हो जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हम आसानी से फेस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है आज सुनील सर ने कि जॉइंट फैमिली के उतने ही फायदे हैं जैसे पुराने ज़माने में वो रिश्ते जो थे। आज सर रिश्ते बहुत जगह टूटते जा रहे हैं। नतीजा यही है कि कम फैमिलीज़ हैं, कम बच्चे हैं और वो बच्चे जो हैं अपनी रिश्तेदारों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। वहीं आपकी फैमिली को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने एक मिसाइल कायम की है। तो जानना चाहेंगे सर, क्रिकेट में जुड़ने के बाद आप इमरान मलिक जैसे बच्चे जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके आज हिंदुस्तान का रोशन कर चुके हैं नाम, ऐसे बच्चे और भी बहुत सारे हैं इस जम्मू कश्मीर के, तो उनके लिए क्या कोई प्लेटफॉर्म है कि वो आगे अगर जाना चाहते हैं, जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो उनके लिए क्या, उनके मुस्तकबिल के लिए आपके लिए क्या प्लान होंगे? जहाँ तक क्रिकेट की बात है, बिकॉज I am one of the administrator in Jammu and Kashmir Cricket Association, which is appointed by BCCI. पिछले तकरीबन 1 साल से हम काम कर रहे हैं। इस 1 साल के पीरियड में हमने क्रिकेट में जो है वो सी चेंज की है। अब क्रिकेट में पहले ये होता था कि एलिगेशंस थी, मैं आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट। एलिगेशंस ये होती थी कि लोग जो है वो नेट्स के ऊपर जो है वो सिलेक्ट हो जाते थे और सिलेक्शंस जो होती थी वो जानकारी या किसकी कहाँ पे वाकफियत है एसोसिएशन में उससे होती थी। फॉर लास्ट 1 ईयर अभी हमारा टूर्नामेंट जो है वो कंप्लीट हुआ है, जिसको हम क्रिकेट फॉर पीस टूर्नामेंट जो है टैलेंट हंट के नाम पे हमने चलाया। हर एज ग्रुप के लिए, हर ब्रैकेट के लिए। उसमें जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो सिलेक्शन हुई बच्चों की ओपन ट्रायल्स में। फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स की जब टीम बनती हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट की टीम आपस में खेली। पहले डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर खेली, फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर टीम सेलेक्ट होकर एक फाइनल मैचेस भी हुए। अब इस सारी सिस्टम में जो नया सिस्टम बना है, यू डोंट नीड एनी सिफारिश, आपको किसी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा जो टैलेंटेड था वो उसने पार्टिसिपेट किया, अगर उसका टैलेंट था वो निकल के सामने आया।
यू वोंट बिलीव कि अभी मैं कश्मीर से होके आया हूँ जी। टूर्नामेंट का फाइनल करवा के। कश्मीर में हमारे पास वो बच्चे खेलने के लिए आए जिनके पास कोई वसीला नहीं था। एक की अगर मैं जिक्र करूँ तो वन ऑफ द चाइल्ड हु केम टू प्ले क्रिकेट, ही इज़ ए लेबरर, और जिसके पास अपने शूज़ भी नहीं है, क्रिकेट के शूज़ भी नहीं है उसके पास बैट भी नहीं है, वो कहीं उधार में किसी से लेके खेलता रहा होगा। When he came to the association and we found that the person is extremely talented, we provided him all things he needed. And बात ये नहीं है कि हमने प्रोवाइड किया, वो हमारी ड्यूटी है, लेकिन ये है कि जब हमने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगली पकड़ी और उसको आगे चलाया हमने, तो ही परफॉर्म्ड सो वेल। मतलब वो टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट सेंचुरीज जो है वो बच्चा जो है वो स्कोर कर रहा है। इस तरह के बच्चे जो आज से पहले शायद सोच भी नहीं सकते थे कि वो जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की टीम में रिप्रेजेंट करेंगे, आज वो बच्चे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में, चाहे वो सीनियर लेवल के ऊपर होगी, जूनियर लेवल के ऊपर हो रही बच्चियां हैं हमारी, वो सामने आ रही हैं। और उमरान मलिक एक है, सिर्फ उमरान मलिक से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम्स खत्म नहीं होती। बिल्कुल, आप मैच आके देखिए, उमरान मलिक जैसा ही टैलेंट जो है दिखाने वाले और भी बड़े बच्चे हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी जरूर थी, अपॉर्चुनिटीज हम दे रहे हैं। जैसे कल से दिल्ली कैपिटल आईपीएल की एक बड़ी टीम है, उनका जो है वो एक कैंप 2 दिन का जो है वो कश्मीर में शुरू हो रहा है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर्स को चेक करेंगे। तो आने वाले टाइम पे, अभी तो आईपीएल में हैदराबाद में उमरान मलिक खेलते थे, समद खेलते थे, उससे पहले परवेज रसूल जो है वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और वो भी आईपीएल में खेलते रहे हैं। लेकिन जैसे दिल्ली कैपिटल यहाँ पे आ गया तो वहाँ से और बच्चे हमारे निकल के जो है वो आईपीएल में जाएंगे। रासिक ऑलरेडी जा रहा है, बाकी भी बच्चे जा रहे हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में आईपीएल की बाकी जो फ्रेंचाइज है उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि आप हमारे बच्चों को टैलेंट देखिए और उसको आगे लेके जाएंगे। क्रिकेट एसोसिएशन इज कमिटेड कि हमारे जितने से ज़्यादा बच्चे जो है वो आईपीएल में भी खेलें और नेशनल टीम में अगर हमारे और बच्चे जाके खेलते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। बहुत बड़ी बातें आज आपके थ्रू मालूम हो रही है। तो सुनील सर, जानना चाहूँगी, ये जो आजकल धरने पे बैठे हैं पूरे एडवोकेट, कब तक इनका धरना रहेगा और जो इनकी डिमांड्स हैं वो कब तक पूरी की जाएंगी? क्या आशा करना चाहेंगे हम लोग? डिमांड्स जो हैं उसमें कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं है। एडवोकेट्स ये कहते हैं कि जितने कोर्ट्स हैं या फोरम्स हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं या कमीशंस हैं, इनको एक ही जगह पे होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि कोई भी सेंसिबल आदमी या सेंसिबल एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ को मना करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इन द बेनिफिट ऑफ द एडवोकेट्स, ये आम जनता के बेनिफिट में भी है कि एक ही जगह पे हमको जाके जो है अपने सारे मुकदमे या जितने भी हों, ये गवर्नमेंट के भी फेवर में है। इवन गवर्नमेंट विल बी बेनिफिटेड कि एक ही छत के नीचे अगर सारा होता है तो गवर्नमेंट को भी अपने रिसोर्सेज पूल नहीं करने पड़ते। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोर्ट्स को डिफरेंट जगह पे लेके, जैसे हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, सर्विस मैटर सारे उनके पास चलेंगे, ऑलमोस्ट 40,000 या मे बी 30,000 केसेस जो है वो ट्रिब्यूनल में जाते हैं। 30,000 केसेस का जाने का मतलब है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट केसेस जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गई। अगर 30,000 केसेस आपके पास जाते हैं और आपने डेली बेसिस के ऊपर काज लिस्ट बनानी है, अगर आपके पास एक नहीं 2 बेंचेस भी होंगे तो तब भी 150-200 केस जो है आपके पास एक बेंच में जाएगा। 300 के करीब केस जो है पर डे लगेंगे। 300 केस लगने का मतलब है कि उन 300 केसेस को करने के लिए 50, 60, 70 एडवोकेट तो लगेंगे। क्लाइंट्स भी हैं, फिर बाकी विजिटर्स भी हैं। So you have to create infrastructure for parking of about 500 vehicles. 500 गाड़ियां खड़ी करने की जगह जम्मू कश्मीर में कहां से ढूंढोगे? आज आपने कैट दी है डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने, जहां पे शायद 2 गाड़ियां भी नहीं लग सकती हैं। बिल्कुल। तो हमारा कहने का ये मतलब था। और अगर आप कैट को लेके जाते हो छन्नी, सैनिक कॉलोनी, उस जगह पे डिस्टेंस इज सो मच, एडवोकेट्स वोंट बी इन अ पोजीशन टू ट्रेवल, और क्लाइंट्स को जो है वो अच्छी क्वालिटी के एडवोकेट्स मिल नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट के भी एडवोकेट्स जो है वो टू एंड फ्रो करते रहेंगे। तो उससे बेटर ये सजेशन नहीं थी कि आप जो हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना दो, जिसमें आप कैट को भी हाउस कर दो, बाकी जितनी कोर्ट्स हैं, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको भी हाउस कर दो। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों में जब से ये रजिस्ट्रेशन की पावर जो है एग्जीक्यूटिव को गई है, और जब से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ही शुरू हुई है,
किसी जनता से पूछ लीजिए, देखिए कितनी करप्शन बढ़ गई है, जी, बिकॉज बिल्कुल। चेक नहीं है कोई भी। चेक तो नहीं अगर रजिस्ट्रेशन आप दो एग्जीक्यूटिव को, तहसीलदार को दो, एसडीएम को दो, रजिस्ट्रेशन वही करें, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन का कॉम्प्लेक्स भी उसी मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स के बीच में आ जाए, कोर्ट में आ जाए, तो चेक हो जाएगा। एडवोकेट जब जाके फाइलिंग करते हैं तो ये काम तो नहीं होगा जो रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए रिश्वत चल रही है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एडवोकेट्स की स्ट्राइक जो है वो जेन्युइन है और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर जो है फैसला करना चाहिए। कुछ जो है हमारी टॉक्स जो है वो शुरू हुई कल डिवकॉम साहब के साथ, एंड आई एम वेरी होपफुल कि इसी हफ्ते के बीच में कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट इसमें आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वी स्टैंड विद द बार एसोसिएशन। हमने पहले भी ये कहा था कि ये डिमांड सिर्फ एडवोकेट्स कम्युनिटी की नहीं है, ये सारे लिटिगेंट्स और जनरल पब्लिक की भी डिमांड है। एंड इफ इट इज़ ए बेनिफिशियल स्टेप तो उसमें कोई ईगो जो है वो आड़े नहीं आनी चाहिए कि ये काम जो है डिमांड हो गई या बंद की कॉल हो गई तो उसमें हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दोनों साइड से होनी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन से ही बात खत्म होती है, बात लास्ट में आके टेबल पर ही खत्म होती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करें और इस मसले को ख़त्म करवाएं। रविंदर रैना जी जो है इज़ वेरी सीरियस ऑन दिस एंड आई थिंक कि शायद उनकी बात जो है वो एलजी साहब से हो सर, जाएगी। यहाँ जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे ये लोग धरने पे बैठ जाते हैं, आज हम जम्मू में देखते हैं कि हर फील्ड के लोग आके धरने पे बैठ जाते हैं, क्या ये एक नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है धरने वाला, या देखा देखी ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी धरने पे बैठती है तो दूसरी भी धरने पे बैठी है? ये आप इसको कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आपको तकलीफ है तो आप बताओगे तो सही। तो आई डोंट थिंक कि धरने पे बैठना इज इंटायरली रॉन्ग। हाँ, ये ज़रूर है कि कानूनी तौर के ऊपर वो लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, एसेंशियल सर्विसेज वाले लोगों को धरना नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको कानूनी तौर पे बार है। जी बिल्कुल। अदर देन द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द एसेंशियल सर्विसेज, बाकी लोग अगर अपनी बात को रखने के लिए धरना देना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसको रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसको धरना देना जो है दैट इज टू शो योर कंसर्न, योर प्रोटेस्ट ऑन ए क्वेश्चन, बट उसको कंटिन्यू करना महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, दिस इज अनजस्टिफाइड। आप प्रोडक्टिव जो आवर्स है उसको वेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आम पब्लिक सर सफर करती है। अगर कोई भी, एक बात ये कहूँगा, हमको उन लोगों की मजबूरी भी समझनी है। जो धरने पे बैठे हैं उनको क्या रीजन है कि वो धरने पे क्यों बैठे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। जैसे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, एनएचएम के हो गए, बाकी वाले हो गए, धरने पे बैठते हैं कि हमारे को इंसाफ नहीं मिला इतने सालों से। एक पर्सनल सर क्वेश्चन था मेरे मन में। नहीं, मैं सिर्फ इसको एक बार मुझे क्लियर करने दीजिए। अगर हम ये कहेंगे कि वो अनजस्टिफाइड है तो वो शायद पूरा सच नहीं होगा। इन लोगों की प्रॉब्लम्स जेन्युइन प्रॉब्लम हैं जिनको सोल्यूशन होनी चाहिए। इन लोगों का धरने पे बैठना फॉर लास्ट फ्यू पीरियड, सम पीरियड इज आल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एज सच प्लेस पे नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते लोगों से बात करने के लिए, प्रॉब्लम समझने के लिए। तो ये भी शायद एक फ्रस्ट्रेशन है कि एक सिस्टम जो है वो इन प्लेस में आ जाए जिसमें कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल शुड बी देयर, तो उससे जो है वो शायद सोल्यूशन जो है इसकी निकल सकती है। एक पर्सनल मन में क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो आज आपसे पूछना चाहेंगे, जब भी ये लोग धरने पे बैठते हैं क्या इनको सैलरी उतनी ही दी जाती है या वो कट जाती है सरकार की तरफ से? दैट इज माय कंसर्न। जब मैंने आपको ये कहा कि जो एसेंशियल सर्विसेज में बैठे हैं उनको धरना नहीं देना चाहिए। देखिए, 2 चीजें, जैसे आपकी मेडिकल सर्विसेज होगी, जैसे आपकी पीएचई वाली सर्विसेज होगी, जो एसेंशियल सर्विसेज में काउंट होती हैं। अगर ये लोग धरने पे बैठेंगे तो आपकी एसेंशियल सर्विसेज रुक गई। उस एसेंशियल सर्विसेज को जब आपने रोक दिया, एक तो ये लीगली पॉसिबिलिटी है नहीं उनकी, एक्शन कैन बी टेकन, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस आल्सो। सेकेंडली, हाउ कैन यू गिव द सैलरी टू देम, क्योंकि ये जब काम ही नहीं किया आपने। बट अनफॉर्चुनेटली सैलरी में कटौती नहीं की जाती, ना ही उनके खिलाफ एक्शन ली जाती है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज आल्सो कंसिडरेट। गवर्नमेंट उतना हार्शली अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारी मंशा जो है
वो इन लोगों को इंसाफ देने की है, उसमें गलती निकालेंगे तो उससे सोल्यूशन होगी नहीं। है तो हमारे बच्चे, कोई बाहर से तो आए नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। है तो हमारे ही बच्चे हैं। अगर तकलीफ में है, अब मैं अगर ये सोचना चाहूँ कि एक डेली वेजर या एक कैजुअल लेबर जो है, मुझे पीछे जाना है और देखना है कि वो अपॉइंट कैसे हुआ, बेसिकली तो सारे बैकडोर ही हैं, ये तो कोई सिलेक्शन प्रोसेस से तो नहीं आए हैं। लेकिन अब काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, एस्पिरेशंस भी हैं, कमिटमेंट नहीं होगी इनको रेगुलराइज करने की। कानून सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली कह दिया कि इनको रेगुलराइजेशन का राइट नहीं है, लेकिन फिर भी अब इतनी फैमिलीज हैं, हज़ारों की तादाद से जो हैं, वो डिपेंडेंट है कि कब हमारे को जो है रेगुलराइजेशन हो। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इसके बारे में थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। एक ही स्टेप में सबको रेगुलराइज करना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन फेज्ड मैनर में कम से कम एक गवर्नमेंट की साइड से कोई कमिटमेंट आ जाए कि आपको इस फेजेस में जो है वो रेगुलराइज किया जाएगा, दैट विल बी डूइंग जस्टिस टू देम। अब आगे से डेली वेजर कंट्रेक्चुअल न लगे उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि डेली वेजर्स फालतू में लग गए हैं तो वैसी बात भी नहीं है। डेली वेजर्स हज़ारों की तादाद में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, इसका मतलब काम तो है करने के लिए। जी सर, वी हैव टू गिव एन आंसर टू दैट। सर एक क्वेश्चन था मन में बहुत बार कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए ऑफिसर्स के पास जितने भी डेली वेजर हैं वो सब घरों में लगाए हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में उनसे काम कराया जाता है और ऑफिस में वो लोग नहीं जाते थे और उनको सैलरी दी जाती थी। ये आप इसके बारे में क्या टिप्पणी देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अभी तो ये थोड़ा सा मुश्किल है जी, हो रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल हो गया जी, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस आ गई। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मतलब है कि आपको अटेंडेंस तो लगानी है जब आप ऑफिस में आए हो। तो कम से कम ये श्योरिटी है कि डेली वेजर अब काम कर रहा है किस तरीके से। हाँ, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। आई फुली एग्री विद यू कि अगर आप इनकी नंबर्स देखेंगे तो डेली वेजर्स में से हो सकता है कि मोर देन 60-70% लोग वो लगे हैं जो कि डोमेस्टिक सर्वेंट रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, मिनिस्टरों के, या उनके रिलेशन में रहे हैं, या कोई वैसे रेफरेंसल है अपॉइंट तो वैसे ही हुए हैं। लेकिन पहले तो ये होता था कि जब तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं आई तब तक तो ये लोग घरों में किसी ऑफिसर के घर में बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे वो ऑफिसर अपनी जेब से नहीं देगा, वो गवर्नमेंट से जो डेली वेजर के खाते में दिलवाएगा। अब मुझे लगता है वो नहीं है, जाना तो पड़ेगा। अब इनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुई है उसके ऊपर एक डाउट हो सकता है, बट वी हैव टू ओवरलुक बिकॉज एज आई सेड एक सिस्टम हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द टाइम। यू हैव टू लुक टू द मिजरीज ऑफ द पीपल आल्सो। अब एक डेली वेजर जो है, चाहे वो किसी ऑफिसर के घर में सर्वेंट रहा, उसने 10, 15, 20 साल काम किया वहां पे, बाद में डेली वेजर बन गया, अब उस डेली वेजर को कंटिन्यू करते हुए और 15 साल हो गए, ही इज नाउ मे बी 45-50 ईयर्स ऑफ एज, बच्चे बड़े हो गए, ही इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस कि वो कब रेगुलराइज होगा और उसकी जो है वो प्रॉब्लम खत्म होगी। आधी से ज्यादा जिंदगी उसने काट दी इसी होप में कि मेरे को कब रेगुलर जो है वो नौकरी मिलेगी। आई थिंक वी शुड गिव एन आंसर टू हिम, और उसके ऊपर हम देखना अगर ये शुरू करेंगे कि वो किस तरह अपॉइंट हुआ था, कौन से ऑफिसर ने अपने सर्वेंट को लगा दिया। द टाइम हैज नाउ पास्ट, दैट इज टू फॉर इन द पास्ट टू लुक इनटू दिस। सुनील सेठी को आप कम शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? आई एम ए सिंपल पर्सन, मैं कोई फंसी नहीं हूँ, मेरे को कोई इसका स्टेचर, स्टेटस, और आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। आई एम ए सिंपल पर्सन हु कैन बी अप्रोच्ड बाय एनीबॉडी। there is no difficulty in understanding me. I'm not a difficult person. जाते जाते सुनील सर, आज के यूथ को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से यूथ को ये कहूँगा कि होप मत छोड़िए, और जब आप होप छोड़ देते हो तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। जो भी सिस्टम बनता है हमारे को उस सिस्टम के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। आप रिजिडिटी लाइफ में मत लाइए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप लाइफ में रिजिडिटी ले आओगे, फ्लेक्सिबल टू द सिचुएशन नहीं होगे, एंड इफ़ यू स्टिल कंटिन्यू टू लिव इन पास्ट, द प्रॉब्लम विल कम टू यू ओनली। तो थोड़ा सा अपने में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। खासकर आपके माध्यम से मैं जम्मू के बच्चों को ये ज़रूर कहूँगा कि अपना ध्यान जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस लाने में लाइए। जम्मू में टैलेंट जो है वो शायद रेस्ट ऑफ कंट्री में सबसे ज़्यादा है, आगे है, लेकिन बावजूद इसके ये हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो, ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। उन चीज़ों को एड्रेस करना जो है वो हमारा कंसर्न भी है। आप
अपने करियर को आगे बढ़ाने में, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में कार्यरत रहिए। जो हमारे से होगा उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर लिविंग इन वेरी सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी। ये दिस इज़ माई अपील टू द यूथ ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर। हम एक सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं। दिस यूनियन टेरिटरी हैज़ ए डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बाकी पूरे हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है। दुश्मन हमारे बिल्कुल पास है और इंटरफेयरिंग एनिमी है। तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है हमारा यूथ जो है, अगर उसको गुमराह किया जाए। तो आप इस चीज़ के लिए सजग रहिए। नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट होना चाहिए। नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ चल के ही आपकी लाइफ जो है वो अच्छी होगी और सुखद होगी। मैं आपकी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। आपके परिवार खुश रहें, खुशहाल रहें, ऐसी मेरी कामना। ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील शेट्टी जी। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक बड़ी पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय डोगर, जय डोगरा। की रेशनिंग तो करनी पड़ती है। अगर आपने लाइफ को ठीक तरह से जीना है तो आपको टाइम को अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। यस। इफ़ माई प्रायोरिटी इज़ माई पार्टी, माई प्रायोरिटी इज़ आल्सो माई प्रोफेशन। मैं पार्टी में अपनी एक्टिविटी की वजह से अपने प्रोफेशन को पीछे नहीं करता हूँ। प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो हैं उसको निभाना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए नहीं कि आई एम अर्निंग आउट ऑफ इट, इसलिए भी कि कई लोगों का, अब मेरे पास हज़ारों के हिसाब से केस हैं, उन हज़ारों लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।